हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू इम्पैक्ट एकेडमी। मैं हूं पूजा, जो आपको आज से एग्रीकल्चर पढ़ाएंगे। तो आज से हम क्लास शुरू करते हैं एग्रीकल्चर की, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर है क्या। आज तक आपने सुना होगा कि एग्रीकल्चर सिर्फ और सिर्फ फसलों को उगाना है, लेकिन आज से हम कुछ नई चीज़ सीखेंगे कि सिर्फ फसल ही उगाना एग्रीकल्चर नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ पशुपालन, जिसमें हम फॉरेस्ट्री भी कर सकते हैं, साथ में फिशरी हो गया या फिर पोल्ट्री फार्म्स होते हैं। तो इन सब की मैनेजमेंट को हम बोलते हैं एग्रीकल्चर। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं सबसे पहले एग्रीकल्चर की डेफिनेशन से। तो जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर एक लेटिन भाषा के शब्द से आया है, जो कि दो शब्द थे, जिसमें एक था एजर और दूसरा था कल्चरा। यहाँ पर जो एजर होता है, एजर का मीनिंग है सोयल और कल्चरा का मीनिंग है कल्टीवेशन, यानी कि मिट्टी की जुताई। तो जब भी हमें कृषि करनी होती है या फिर फसलों को उगाना होता है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास मिट्टी होनी चाहिए जिसमें हम अच्छे से कोई भी फसल उगा सकें। तो यहाँ पे जो मीनिंग रहेगा एग्रीकल्चर का, वो रहेगा मिट्टी की जुताई, यानी कि कल्टीवेशन ऑफ सोयल। सबसे पहले एग्रीकल्चर जो है वो शुरू किया गया था 7500 बीसी, यानी कि 7500 बीसी से। सबसे पहले जो इंसान थे, उन्होंने कौन सी क्रॉप उगानी शुरू की थी? वीट। वीट यानी कि गेहूं, और गेहूं के साथ साथ हमने क्रॉप उगाई थी बारले। बारले जिसको हम बोलते हैं जौ। तो ये दो पहली क्रॉप थी जिसको इंसान ने उगाना शुरू किया था, और किस साल में? 7500 बीसी में। उसके बाद से लगातार क्या, जितने भी हमारी क्रॉप्स थी, और बाकी चावल हो गया, मक्का हो गया, कपास, वो सारे उगाते हमारे हैं समय से। तो अब हम देखते हैं कि जो एग्रीकल्चर है, जैसे हम आज तक 10th तक साइंस पढ़ते आए हैं, तो साइंस में हमने क्या क्या पढ़ा है? फिजिक्स पढ़ी है, केमिस्ट्री पढ़ी है, या फिर बायोलॉजी पढ़ी है। तो वो उसकी ब्रांचेस होती हैं। ऐसे ही एग्रीकल्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम एक साथ लेके नहीं चल सकते। इसकी अलग अलग शाखाएं होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, जो कि हमें अभी पढ़नी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की ब्रांचेस की। तो सबसे पहले जो इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच आती है, उसको हम बोलते हैं एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी को हिंदी में कहते हैं सस्य विज्ञान, यानी कि ये एक स्पेशल ब्रांच होती है एग्रीकल्चर की, जिसमें हम सिर्फ क्या काम करते हैं कि एक खेत को कैसे इस लायक बनाया जाए कि उसमें फसल उगा सके, कब उसमें पानी देना है, कब उसमें बीज, ये जो दवाई होती है, कीटनाशक होते हैं, वो डालने हैं। तो वो सारा जो प्रबंधन, जो मैनेजमेंट होती है, उसको हम बोलते हैं एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी जो होती है, ये होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि हमारा, जब अभी आपने थोड़ी देर पहले सुना कि एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? खेती बाड़ी। तो खेती बाड़ी में हम क्या करते हैं? फसल उगाते हैं। तो जहां पे फसल उगाएंगे वही क्या हो जाएगी? इसकी सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच। तो इसीलिए इसको बोला जाता है मदर ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। मदर ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। इसमें हम क्या पढ़ते हैं? इट डील्स विद मैनेजमेंट ऑफ, इट डील्स विद मैनेजमेंट ऑफ फील्ड, यानी कि एक जो खेत है जिसके अंदर हमें फसल उगानी है, कब उसमें बीज बोना है, कब उसमें दवाइयां डालनी है, और कब उसमें सिंचाई यानी कि इरिगेशन करनी है। तो ये सारी चीज क्या होती है? एग्रोनॉमी होती है। अब जैसे एग्रीकल्चर किसी भाषा के शब्द से लिया गया है, ऐसे ही एग्रोनॉमी भी ग्रीक जो भाषा का शब्द होता है, वहां से लिया गया है। और वो शब्द क्या था? एग्रोन, और उसके साथ नोमस। एग्रोन का मतलब होता है फील्ड, यानी कि खेत, और नोमस का मतलब होता है स्टडी। तो जब भी हम किसी खेत की स्टडी करते हैं, खेत के बारे में पढ़ते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एग्रोनॉमी। ये थी हमारी पहली ब्रांच एग्रीकल्चर की। सेकंड जो हमारी ब्रांच आती है, उसको हम बोलते हैं सोयल साइंस, यानी कि मृदा विज्ञान। मृदा क्या होती है? मिट्टी होती है। तो मिट्टी के बारे में जब भी हम पढ़ते हैं, मिट्टी का विज्ञान, यानी कि विज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं?
बायोलॉजी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं। तो ऐसे ही जो मिट्टी के अंदर हम जो इसके गुण होते हैं उनके बारे में अगर हम पढ़ें, यानी कि उसके अंदर कौन से जीव रहते हैं, क्या क्या उसके अंदर रिएक्शंस होती हैं, या फिर मिट्टी जो हमारी है वो कैसी दिखती है। दिखने में मिट्टी को हम बालू रेत भी बोलते हैं, चिकनी मिट्टी भी बोलते हैं। तो अलग अलग तरह की जो मिट्टी होती है उसके बारे में जहाँ हम पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं सोयल साइंस। तो ये जो सोयल साइंस व सोयल वर्ड है ये हमारा आया है लेटिन भाषा की शब्द से, जो कि क्या था, सोलम। सोलम का मतलब होता है फ्लोर, फ्लोर होता है फर्श, और फर्श पे ही क्या पाई जाती है, मिट्टी। तो इसीलिए इसका नाम रख दिया गया सोयल साइंस। तो इसके अंदर जो भी हमारी मिट्टी है कितनी उपजाऊ होती है, उसको उपजाऊ बनाने के लिए हमें क्या क्या काम करना पड़ता है, वो सारे हम पढ़ते हैं सोयल साइंस में। अब आगे जाके इसकी कुछ होती हैं ब्रांचेस। पहली आती है पीडोलॉजी। पीडो का मतलब ही क्या होता है, सोयल, और लॉजी का मतलब होता है उसकी पढ़ाई कराना, सोयल की पढ़ाई कराना, यानी कि कैसे मिट्टी बनी है, कैसे उसको हमने अलग अलग पार्ट्स में क्लासिफाई किया है, वो सारा हम किस में पढ़ते हैं, पीडोलॉजी में। यानी कि ओरिजिन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सोयल इज नोन एज पीडोलॉजी। ये सिर्फ शुरुआती वो है कि कैसे एक पत्थर होती है, पहाड़ होते हैं, वो टूट टूट के छोटी मिट्टी के कणों में बदल जाते हैं, वो हम किस में पढ़ते हैं, पीडोलॉजी ब्रांच में। जबकि जो दूसरी ब्रांच होती है ये होती है इडेफोलॉजी। अब इडेफोलॉजी में हम पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन सोयल एंड हायर प्लांट्स। यानी कि जब हमने मिट्टी के अंदर प्लांट्स को उगा दिया है तो उन प्लांट्स और उस मिट्टी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, कैसे वो उसकी ग्रोथ को इफेक्ट कर रहा है, वो हम किस में पढ़ते हैं, इडेफोलॉजी में। यानी कि रिलेशन बिटवीन सोयल एंड हायर प्लांट्स, इसको हम बोलते हैं इडेफोलॉजी। तो ये थी हमारी सोयल साइंस, जिसमें दो ब्रांचेस होती हैं, एक होती है पीडोलॉजी, एक होती है इडेफोलॉजी। पीडोलॉजी में हम कैसे मिट्टी बनी वो पढ़ते हैं, और मिट्टी बनने के बाद उसका उस पे प्लांट्स की ग्रोथ पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो आता है इडेफोलॉजी में। तो दो ब्रांचेस हमारी हो चुकी हैं, एग्रोनॉमी एक हो चुकी है, एग्रोनॉमी एक है सोयल साइंस। तो अभी हम शुरू करते हैं थर्ड ब्रांच जो होती है इसकी, उसको हम बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर भी लेटिन भाषा से लिया गया शब्द है, जिसका मीनिंग होता है हॉर्टस, और हॉर्टस का मतलब है गार्डन। यानी कि जब आप लोग गार्डन में जाते हैं तो आप कौन से क्या क्या वहाँ पे किस तरीके के पौधे आप देखते हो, एक तो फूल होते हैं या फल होते हैं, या अपने घरों में हम पीछे जिसको हम बैकयार्ड गार्डन बोलते हैं उसके अंदर सब्जियां लगा लेते हैं। तो जो ये गार्डन वाली क्रॉप्स होती हैं, तो जब हम उनकी स्टडी करते हैं, कैसे उनको लगाना है, किस टाइम लगाना है, कौन सी दवाइयाँ उसमें डालनी है, वो सारा किस में पढ़ते हैं, हम हॉर्टिकल्चर में पढ़ते हैं। तो तीन चीजें हमने अभी पढ़ी। सबसे पहले होते हैं फ्रूट्स, यानी कि फल उत्पादन। फल उत्पादन को हम बोलेंगे पोमोलॉजी। आप याद करने के लिए कर सकते हैं, पोमो का मतलब पोमीग्रेनेट आपने सुना होगा, जो कि अनार होता है। अनार भी क्या होता है, एक तरीके का फल होता है, और पोमो भी नाम यहाँ पे आ गया। तो इसका मतलब जो फल होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, उनकी स्टडी करना क्या कहलाता है, पोमोलॉजी। सेकंड आते हैं फ्लावर्स, यानी कि फूल। आप गार्डन में जाओगे तो आपको फूल भी कहीं ना कहीं दिख जाएंगे, तो फूलों की स्टडी करना, ये बहुत ईजी नाम है, आप इजीली इसको याद कर पाओगे। फ्लावर्स हैं तो उसका नाम हो जाएगा फ्लोरिकल्चर। और तीसरी हमारी बच गई सब्जियां, वेजिटेबल्स, जिसको हम ऐसे गार्डन में तो नहीं उगाते, लेकिन हमारे घर के पीछे जो हम छोटा सा एक किचन बना लेते हैं, जिसको हम बैकयार्ड गार्डन बोलते हैं, तो उसके अंदर हम सब्जियां उगाते हैं। तो यहाँ पे इनका नाम हो जाएगा, इनकी स्टडी को हम क्या बोलेंगे, ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर। तो ये था हॉर्टिकल्चर, जिसमें हम गार्डन की क्रॉप्स हैं उनको स्टडी करते हैं। तीन तरीके की होती हैं, एक को बोलते हैं पोमोलॉजी यानी कि फ्रूट्स की स्टडी, एक को बोलते हैं फ्लोरिकल्चर यानी कि फ्लावर्स की स्टडी, और थर्ड होता है ओलेरिकल्चर यानी वेजिटेबल्स की सब्जी। अब इससे एक टर्म आती है हमारी, जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे ये किसने शुरू किया था, या फिर हम बोलते हैं गोल्डन रिवॉल्यूशन। कई बार क्वेश्चन में आ चुका है ये कि गोल्डन रिवॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं रिवॉल्यूशन क्या है।
आपने हिस्ट्री में सुना होगा रिवॉल्यूशन होता है किसी भी प्रकार की क्रांति, लेकिन जब एग्रीकल्चर में रिवॉल्यूशन शब्द का यूज किया जाता है इसका मतलब है किसी चीज के प्रोडक्शन को बढ़ाना। तो हमारे यहाँ पे जब हम बात करते हैं फ्रूट के प्रोडक्शन को बढ़ाने की तो उसको हम बोलते हैं गोल्डन रिवॉल्यूशन। तो ये था हॉर्टिकल्चर। अभी फोर्थ आते हैं हम एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी जो बच्चे ज़्यादातर जो गांव में रहते हैं उनको ज़्यादातर पता होगा कि जो फसलें हम उगाते हैं उनके अंदर छोटे छोटे कीड़े जो हैं वो आ जाते हैं, जो कि टाइम से टाइम क्या करते रहते हैं, फसलों को ख़राब करते रहते हैं। तो किसान उनको ठीक करने के लिए कुछ दवाइयाँ यूज़ करते हैं खेत में, जिसको हम इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड या फिर बोलते हैं कीटनाशक। तो ये जो उनकी स्टडी है, जितने भी कीड़े हमारे खेत में आते हैं कैसे उनको मैनेज करना है, कैसे खेत से निकालना है, ताकि हमारे जो अल्टीमेट हमारा गोल होता है एग्रीकल्चर में वो यही होता है कि प्रोडक्शन को यानी कि उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए। लेकिन अगर कीड़े आ जाएंगे तो वो खराब कर देंगे उसको, तो इसका मतलब हमें उनको संभालना जरूरी है कि उनकी जो पॉपुलेशन है वो खेत में ज्यादा ना हो। तो एंटोमोलॉजी का मतलब क्या होता है यहाँ पे, स्टडी ऑफ इंसेक्ट, पेस्ट। इंसेक्ट और पेस्ट एक ही बात होती है, दोनों ही कीट होते हैं, लेकिन जो पेस्ट होते हैं वो हमेशा हार्मफुल होते हैं यानी कि नुकसानदायक होते हैं, जबकि जो इंसेक्ट होते हैं उनमें से कुछ बेनिफिशियल भी होते हैं। जैसे आप देखो होते हैं, एक मधुमक्खी होती है जिसको हम हनी भी बोलते हैं, सिल्कवॉर्म होता है, ये कुछ ऐसे कीड़े हैं जो कि नुकसान नहीं पहुंचाते बल्कि क्या करते हैं, खेतों में बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए उपयोगी होते हैं, यूज़फुल होते हैं। सिल्कवॉर्म होता है जो सिल्क होता है कपड़ा उसको बनाने में, और हनी भी होता है पॉलिनेशन कराने में, जिससे नए नए फूल आएंगे और उससे हमें क्या मिलेगा, फ्रूट मिलेगा। तो ये आते हैं। तो स्टडी ऑफ इंसेक्ट, पेस्ट एंड देयर मैनेजमेंट। तो पहले तो उनके बारे में स्टडी करना कि उनकी लाइफ साइकिल क्या है, वो किस समय खेत के अंदर आते हैं, क्या कुछ होता है, पहले तो वो स्टडी करना, और फिर कैसे उनको खेत से निकालना है, उनकी मैनेजमेंट करना। तो ये हमारी कौन सी ब्रांच कहलाती है, एंटोमोलॉजी। इसके बाद जो आती है नेक्स्ट, उसको हम बोलते हैं प्लांट पैथोलॉजी। अब प्लांट का तो आप सबको पता होता है, प्लांट क्या होता है, कोई भी पौधा होता है। और पैथो वर्ड कहाँ से लिया गया है, पैथोजन से। पैथोजन का मतलब होता है डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ऐसे जीव जो क्या करते हैं, बीमारी फैलाते हैं। हमने सुना होगा इंसानों में क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, फंगस होती है या वायरस होते हैं जिसकी वजह से बीमारियां फैलती हैं। ऐसे ही क्या होता है, प्लांट्स के अंदर भी कुछ चीज़ें होती हैं, बैक्टीरिया हो गया, फंगस, वायरस, जिनकी वजह से बीमारियां फैलती हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज फैलाते हैं उनको हम बोलते हैं पैथोजन। और जब उसकी हम स्टडी करते हैं प्लांट्स के अंदर, वो कौन सी ब्रांच बन जाएगी हमारी, प्लांट पैथोलॉजी। तो ये दोनों ही हमारी एक जैसी चीजें हैं। यहाँ पे एंटोमोलॉजी में क्या होंगे, इंसेक्ट और पेस्ट आएंगे, जबकि पैथोलॉजी में कौन आएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो कि क्या करते हैं, डिजीज कोज करते हैं। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, स्टडी ऑफ पैथोजेंस एंड देयर मैनेजमेंट। तो पैथोजेंस की जब हम स्टडी करते हैं और फिर उनको कैसे मैनेज करना है ताकि हमारा प्रोडक्शन क्या हो सके, बढ़ सके, तो इसको हम बोलते हैं प्लांट पैथोलॉजी। तो ये दोनों होगी क्लियर। नेक्स्ट बात आती है हमारी निमेटोलॉजी। निमेटोलॉजी, निमेटोलॉजी जो वर्ड आया है ये भी ग्रीक भाषा से आया है। ये आया है निमेटोड्स से। निमेटोड्स जैसे हमारे बैक्टीरिया होते हैं, फंगस होती है या फिर वायरस होते हैं, वो क्या करते हैं, फसलों में या इंसानों में क्या करते हैं, बीमारियां फैलाते हैं। ऐसे ही निमेटोड्स कैसे होते हैं, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि धागे के जैसा उनका स्ट्रक्चर होता है। वो गोल भी हो सकता है, वो ऐसे भी हो सकता है, किसी भी शेप में हो सकता है, लेकिन पतला कितना होगा, जैसे धागा होता है। तो वो क्या करते हैं, जाएंगे वो प्लांट्स में और उनकी ज़्यादातर जाते हैं जड़ों में, जड़ों में जाके वो क्या कर देते हैं, पूरे पौधे को खराब कर देते हैं। तो ये हमारा किस में हम पढ़ेंगे, निमेटोड्स में। तो इसमें भी सेम आ जाएगा, जैसे हमारा प्लांट पैथोलॉजी में हम क्या करते थे, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर पैथोजेंस। तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्टडी ऑफ निमेटोड्स एंड देयर मैनेजमेंट। तो ये जो तीनों अभी हमने ब्रांच पढ़ी हैं, एक होती है एंटोमोलॉजी, एक होती है प्लांट पैथोलॉजी, और ये थर्ड आ गई निमेटोलॉजी। तो इन तीनों को हम बोलते हैं प्लांट प्रोटेक्शन, यानी कि प्लांट को कीड़ों से, बीमारियों से या निमेटोड से कैसे बचाया जाए। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारी ब्रांच आती है एक्सटेंशन।
या आप बोल सकते हैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। एक्सटेंशन हमारा यहाँ पे दो वर्ड से मिलके बना है, जिसमें एक नाम है एक्स, एक है टेंशियो। यहाँ पर एक्स का मतलब है आउट यानी कि बाहर, और टेंशन का मतलब होता है स्ट्रेचिंग। जैसे आप फिजिक्स में पढ़ के आते हो, स्ट्रेस होता है, शेयर स्ट्रेस हो गया, तो आपने टेंशन भी सुना होगा, यानी कि उसको बाहर की तरफ खींचना। तो बाहर की तरफ एग्रीकल्चर में क्या खींचेंगे, क्या होता है, मान लो यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी है या कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसके अंदर कोई नई वैरायटी यानी कि कोई किसी भी पौधे की नई किस्म बन रही है, या कुछ भी चीज, कोई नई चीज की डिस्कवरी हो रही है, तो यहाँ पे कौन होते हैं, हमारे साइंटिस्ट होते हैं। साइंटिस्ट का क्या काम है, कोई नई चीज निकालना, यानी कि कोई किसी चीज की नई डिस्कवरी करना जो कि ह्यूमन के लिए क्या हो, अच्छी हो, उसके वेलफेयर के लिए जो यूज की जाती है। अब इन्होंने तो अपना काम कर दिया, लेकिन इसे काम किसके आएंगी, अगर हम एग्रीकल्चर में बात करते हैं तो इनके तो काम की है नहीं। मान लो इन्होंने कोई एक गेहूं की नई वेराइटी निकाल दी जो कि कम पानी में उगाई जा सकती है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं ड्रॉट टॉलरेंट होती है, यानी कि सूखे को सहन करने की क्षमता उसके अंदर होती है। तो अगर इन्होंने निकाल ली तो ये होता है इनका सोर्स, यानी कि यहाँ पे वो चीज बनी है, और इसको हम लेके चले जाएं किसके पास, टारगेट के पास। और टारगेट हमारा कौन है यहाँ पे, फार्मर। तो कोई चीज बनी कहीं पे है और उसको लेके कहाँ जाया गया, बाहर की तरफ। तो आउट जब स्ट्रेचिंग करते हैं, यानी कि जो नॉलेज होती है उसको उसके सोर्स से लेके उसके टारगेट तक लेके जाया जाए, कहाँ पे उसकी जरूरत है, क्योंकि लगाएंगे क्रॉप्स कौन, वो तो फार्मर ही लगाएंगे। तो फार्मर्स के पास जब वो वेराइटी जाती है, या फिर हम मशीनें लगा ले, कोई नया ट्रैक्टर जो इन्होंने डिस्कवरी कर दी, या फिर कोई भी और नई चीज जो आ गई, तो उसको टारगेट तक पहुंचाना हमारा क्या कहलाता है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। नेक्स्ट जो हमारी ब्रांच आती है उसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स आपने यहाँ ना पढ़ के, अपने जो 10th तक है आप एसएसटी पढ़ के आते हो, वहां पे पढ़ा होगा। इकोनॉमिक्स का मतलब दिमाग में नाम आते ही इकोनॉमिक्स आता है, यानी कि पैसे की बात होती है। तो जहां पे भी पैसे की बात हो जाए उसमें हम क्या इंक्लूड करते हैं, इकोनॉमिक्स। अब जैसे किसी एक घर को चलाने के लिए पैसे चाहिए, मान लो आपको एक महीने के लिए पैसे दे दिए जाते हैं कि आपको एक महीना इसमें निकालना है, तो आप संभाल संभाल के यूज करते हो, ऐसे तो नहीं है कि एक दिन में ही सारा खराब कर देते हैं। तो ऐसे ही फार्मर के पास होता है, उसके पास एक लिमिटेड बजट होता है कि हाँ मेरे पास इतने पैसे हैं, ये मेरे को सारे कामों में करने हैं। और किस किस काम में आते हैं ये, फॉर इनपुट्स, यानी कि खेत के अंदर उसको क्या क्या इनपुट यूज करने हैं, उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, पैसे करते हैं। जैसे कि सीड, यानी कि बीज लेके आना हो, दवाई लेके आनी हो, या फर्टिलाइजर जिसको हम खाद उर्वरक बोलते हैं, पेस्टिसाइड होगी, दवाइयाँ हो गई, या फिर इरिगेशन यानी कि सिंचाई, खेत में जो है पानी लगाना है, तो इनसे रिलेटेड। या फिर अगर किसी किसान के पास खुद के पास कोई मशीन नहीं है, जैसे ट्रैक्टर नहीं है, कल्टीवेटर नहीं है, हैरो नहीं है, तो वो क्या करता है, किसी से किराए पे लेता है, या फिर उनको बुलाता है अपने खेत में काम करने के लिए, तो रेंट तो उसको भी देना है, तो उसके लिए भी, मशीनरी के लिए भी उसको पैसे देने पड़ते हैं। तो कैसे वो अपने पैसे को यूज कर रहा है, उसके पास चॉइस होती है। मान लो उसके खेत में या फिर कोई सीड लेने जाना है, या उसके खेत में कोई काम करने आ गया, एक मांग रहा है 500 रुपये, एक मांग रहा है 700 रुपये, तो वो 500 वाले के पास जाएगा। तो कैसे उसने अपने बजट को मैनेज करना है, वो सारा हम किस में पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में। जो हमारी अब यहाँ तक ब्रांचेस हो गई। अब इसके बाद हमारी आती है एग्रीकल्चर मीटियोरोलॉजी। ये मेट्रोलॉजी जो वर्ड होता है, ये आपने साइंस में पढ़ा होगा कहीं। इसमें मीटियोर का मतलब होता है यूनिवर्स से रिलेटेड, यानी कि स्पेस से रिलेटेड होता है। तो इसमें हम यहाँ पढ़ेंगे तो हमारे जो मौसम होता है, वेदर फोरकास्टिंग जिसको हम बोलते हैं। अभी आजकल आपने देखा होगा, पहले नहीं था ये इतना ज़्यादा डेवलप्ड। आजकल आपने देखा होगा अगर कोई तूफान आ रहा है और भी कोई भूकंप आ रहा है, तो आपको टाइम से पहले पता चल जाता है कि हाँ इस दिन जो है साइंटिस्ट ने बोला है तूफान आएगा, भूकंप आएगा, या बाढ़ आएगी, कुछ भी आएगा। तो ये चीज़ जो है एग्रीकल्चर में भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि अगर मान लो फार्मर्स को नहीं पता कि 2 दिन बाद बारिश आ रही है, और आज वो अपने पूरे खेत में सिंचाई कर देते हैं, इरिगेशन कर देते हैं,
तो पूरा पानी जो उनका खराब हो जाएगा, क्योंकि बारिश आएगी, बारिश आने से ज़्यादा पानी खेत में इकट्ठा हो जाएगा, जिससे उसकी सारी फसल खराब हो जाएगी। तो साइंटिस्ट ने ये जो मेट्रोलॉजी है ये किस में भी इंट्रोड्यूस करवाई, एग्रीकल्चर में। तो इससे क्या हो जाता है कि हमें जो फार्मर्स हैं वो पहले ही फ़ोन में ऐप होती हैं तो वहाँ से चेक कर लेते हैं कि ये इस दिन बारिश आएगी या इस दिन क्या कुछ जो भी है अपने मौसम में बदलाव होगा, तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं अपनी फसल लगाते हैं। या फिर कुछ एक मान लो आप एक ऐसा साल है जिसमें हमें पता चल जाएगी इस साल बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम अपनी फसलें चूज़ कर सकते हैं कि हमें कौन सी फसलें लगानी है, कौन सी नहीं लगानी है। तो जिसमें हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ वेदर, यानी कि मौसम के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वो हमारी कौन सी ब्रांच हो जाती है, एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी। अब यहाँ पे दो वर्ड आते हैं जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, एक है वेदर, एक होता है क्लाइमेट। तो वेदर और क्लाइमेट में सबको ये रहता है वेदर भी क्या है, मौसम है, और क्लाइमेट भी क्या है, मौसम है मौसम, लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा, टाइम में डिफरेंस रहेगा दोनों में। वेदर होता है सीजनल कंडीशंस, सीजनल बोल सकते हो आप, या डेली एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। इन अ डे, यानी कि एक दिन में कितनी हमारे पास, हमारा जो एक दिन है, आप हम बोलते हैं ना कि आज तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, या आज बहुत ज़्यादा ठंड है, या फिर आज बारिश आएगी, तेज आएगी, कम आएगी। तो हम जब एक दिन का मौसम यानी कि अपने आसपास जो वातावरण के बारे में बताते हैं उसको हम बोलते हैं वेदर। लेकिन वही वेदर को जब हम इकट्ठा करके काफ़ी सालों तक स्टडी करके जब बताते हैं उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट। तो डेली बेसिस पे होगा कोई, अगर हम अपनी कंडीशंस बता रहे हैं वातावरण की तो वो हो जाएगा वेदर। और अगर हम उसी वेदर को काफ़ी सालों तक ऑब्जर्व करके फिर बताएं कि ये एरिया, ये रीजन जो ये ठंडा है या ज़्यादा गर्म है, तो उसमें हम बात करते हैं क्लाइमेट की। तो यहाँ पे डिफरेंस क्लियर हो गया, एक होता है वेदर, एक होता है क्लाइमेट। नेक्स्ट हमारे आता है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। इंजीनियर्स क्या करते हैं, कोई भी मशीनें आ गई या और अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पे जब हम एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो यहाँ पे इंजीनियरिंग का मतलब आएगा जितने भी हम एग्रीकल्चर में मशीन्स यूज़ करते हैं, टूल्स यूज़ करते हैं या फिर इम्प्लीमेंट्स यूज़ करते हैं, तो वो कौन से हैं। जैसे ट्रैक्टर हो गया, हैरो होगी, अलग अलग टाइप के प्लो यानी कि हल हो गए, रोटावेटर, कंबाइन हार्वेस्टर, जितनी भी सारी हम मशीनें हैं उनके बारे में पढ़ना कि कौन सा कैसे काम करता है, वो हम किस में पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट की फिजियोलॉजी पढ़ना, यानी कि प्लांट के अंदर जितने भी कोई भी काम हो रहा है, तो प्लांट के अंदर कौन से काम होते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, खाना बनता है उसमें। फिर हम मतलब जो भी लीफ है वो सनलाइट लेके क्लोरोफिल की हेल्प से क्या करती हैं, खाना बनाती हैं, उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन होता है गैसेस का एक्सचेंज, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज। ट्रांसपिरेशन होती है, यानी कि जो लॉस होता है किसका, पानी का, इन वेपर फॉर्म। और कहाँ से होता है, ये लीफ से स्टोमेटा के थ्रू होता है, तो उसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। जाइलम और फ्लोएम है, वो पानी लेके जा रहे हैं, फ्लोएम खाना लेके जा रहा है। तो अलग अलग जितने भी प्रोसेसेस होती हैं एक प्लांट के अंदर, वो सारी हम किसके अंदर स्टडी करते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर। यानी कि इसमें हम क्या पढ़ते हैं, वाइटल प्रोसेसेस ऑफ प्लांट, कि जितनी भी किसी प्लांट के अंदर कोई भी प्रोसेस हो रही है तो वो हम किसके अंदर पढ़ेंगे, प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर। ठीक है, अभी जो हमारी नेक्स्ट आती है जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। जेनेटिक्स आप पहले पढ़ के आए हो 10th क्लास की साइंस में, जिसमें क्या होता है, जीन्स, जीन वर्ड जो होता है यहाँ पे मेन होता है। यानी कि जब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग आते हैं, यानी कि उनके बच्चे आते हैं, तो क्या ट्रांसफर होता है, डीएनए होता है। तो ऐसे ही प्लांट्स में भी कुछ जीन्स पाए जाएंगे। तो क्या होता है, एक होता है नॉर्मल प्लांट जिसमें हम क्या करते हैं, नॉर्मल चल रहा है वो, लेकिन उसकी ग्रोथ कम हो जाती है या फिर उसका प्रोडक्शन कम है, तो उसके लिए हमें क्या, एक दूसरी वैरायटी चाहिएगी। और दूसरी वैरायटी हम कैसे लेके आ सकते हैं, तो जेनेटिक ब्रीडिंग कराना, जिसमें हम हाइब्रिड्स का भी यूज़ करते हैं। और हाइब्रिड क्या होती है, दो टाइप के प्लांट है मान लो आपके पास, एक है ए, एक है बी। इन दोनों का, इसका मान लो कोई एक जीन निकाल लिया, इसका कोई एक जीन निकाल लिया,
दोनों को ब्रीडिंग के थ्रू हमने मिक्स कर दिया, तो हमारे पास जो प्लांट आएगा उसका प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, हायर प्रोडक्शन हो जाएगा। तो ऐसे जब हम टेक्निक्स यूज करते हैं तो इसको हम बोलते हैं जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, यानी कि प्लांट के अंदर किसी दूसरे प्लांट का जीन डालकर उसकी ग्रोथ को बढ़ाना या फिर उसके प्रोडक्शन को बढ़ाना क्या कहलाता है, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। इसके अंदर में आपको एक वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक, अभी इंजीनियरिंग हमने पढ़ा था कि कोई नई चीज बनाना विद द हेल्प ऑफ टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स, यानी कि टूल्स का यूज करेंगे, इम्प्लीमेंट्स का यूज करेंगे, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, कुछ काम करते हैं। तो यहाँ पे किसका काम करेंगे, जेनेटिक्स, तो यानी कि जीन आएंगे। तो जीन में हम क्या करते हैं, एक प्लांट के अंदर किसी दूसरी चीज का जीन डाल देते हैं, तो वो पूरी प्रोसेस क्या कहलाएगी, जेनेटिक इंजीनियरिंग। लेकिन जिस क्रॉप के अंदर हम किसी दूसरी क्रॉप का जीन डालते हैं उस क्रॉप को हम बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। इसका भी एक एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का, जिसको हम जीएम क्रॉप बोलते हैं या फिर बोलते हैं ट्रांसजेनिक क्रॉप। इसमें क्या होता है, आपने सुना होगा कपास में एक कीड़ा आता है जो कॉटन होता है, कॉटन में एक कीड़ा आता है जिसको हम बोलते हैं बोल वर्म। बोल क्या होती है, यहाँ पे जो कपास जहां से निकलता है, कपास गोल होता है, व्हाइट कलर का होता है, तो उस पोर्शन को बोला जाता है बोल। तो उस बोल के अंदर एक कीड़ा आता है जिसको बोलते, 3 टाइप के आते हैं ये, जिसको बोला जाता है पिंक बोलवर्म या खाली बोल देते हैं बोलवर्म। 3 तरीके का होता है, जिसको हिंदी में बोलेंगे गुलाबी सुंडी बोलते हैं, सुंडी या लट बोलते हैं जिसको। तो वो आएंगी, वो कीड़े को क्या कर देंगी, खा जाएंगी। तो इससे हमारे यहाँ पे जो कॉटन है, कपास है, उसके उत्पादन में बहुत ही ज़्यादा गिरावट आ रही थी कि टाइम टू टाइम जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा खराब होता जा रहा था। तो उसको ठीक करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, जैसे एक बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया का नाम है बीटी। बीटी की फुल फॉर्म है बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस, बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस। इसमें क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया है, ठीक है, इसका हम एक जीन निकाल लेंगे। अभी के लिए सिर्फ आपको एक सिंपल प्रोसेस में बताती हूँ। जैसे उसका कोई भी हमने एक जीन है, वो जीन हमने वहां से निकाल लिया। मान लो ये हमारा क्या है, कॉटन का प्लांट है, इसको हमने किस में इंसर्ट किया, कॉटन के प्लांट में इंसर्ट कर दिया। कॉटन के प्लांट में इंसर्ट करने के बाद क्या होगा, ये कीड़ा जब भी इस प्लांट को खाने आएगा, तो जब वो खा लेगा, ये प्लांट में रहता है वो जीन, तो कोई भी नुकसान नहीं करता। लेकिन जैसे ही कीड़ा उसको खाता है, तो कीड़े का जो पेट होता है, स्टमक, उसका पीएच कैसा होता है, अल्कलाइन पीएच होता है। अल्कलाइन यानी कि वहां पे पीएच है वो 7 से क्या है, ज्यादा है, बेसिक है। तो जैसे ही वो जीन उस कीड़े के पेट में जाएगा, तो वहां पे जाते ही वो जो जीन है वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा और क्या कर देगा, कीड़े को मार देगा। तो ये एक इन्होंने तरीका निकाला साइंटिस्ट ने कि वैसे दवाइयों से तो उसके ऊपर कोई असर पड़ नहीं रहा, तो ऐसे हमने जीन इसका डाल के कॉटन के प्लांट में बैक्टीरिया का, जिसका नाम है बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस, और इससे हमने क्या किया, पिंक बोलवर्म से छुटकारा पाया। हालांकि आज जितना भी हमारे भारत में हम अगर 100% कॉटन लगा रहे हैं, तो इसमें मैक्सिमम जो टाइप है वो कौन सा लगा रहे हैं, बीटी कॉटन लगा रहे हैं। तो इससे क्या है, बीटी कॉटन जो यानी कि बोलवर्म है, पिंक बोलवर्म है, इस पे बहुत ही ज्यादा असर पड़ा है। तो ये सारा हम किसके अंदर पढ़ते हैं, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के अंदर। ठीक है, तो आज के लिए ये सारी थी हमारी जितने भी एग्रीकल्चर की ब्रांचेस थी। एग्रीकल्चर का एक इंट्रोडक्शन हो गया कि कब ये शुरू किया गया, सबसे पहले कौन सी क्रॉप उगाई गई। इसके अंदर अभी हम आगे क्या क्या पढ़ेंगे, ये एक जस्ट इंट्रोडक्शन था। आगे जैसे अलग अलग एक दिन एग्रोनॉमी करेंगे, तो एग्रोनॉमी में हम कौन सी फसल उगाते हैं, किस टाइम पे उगाते हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो ऐसे जितने भी मैंने ब्रांचेस बताई उनके बारे में हम आगे पढ़ते जाएंगे। थैंक यू।